हेलो एवरीवन। तो एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस पोस्ट के बारे में हम डिटेल से जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हो, इसका कट ऑफ डेट क्या है, मतलब कि आपका कितना एज चाहिए, कितना आप एज के होंगे तो अब इसमें अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसके बाद कितना फिजिकल इसमें हवलदार जो पोस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। और उसके बाद हवलदार में जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, आपका कितना फिजिकल रिक्वायरमेंट है, मेडिकल टेस्ट वगैरह इसमें होगा, फिजिकल टेस्ट होगा तो उसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके बारे में जानेंगे, कितनी वैकेंसी आई है, ये सब के बारे में डिटेल से थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जॉब। जो लोग भी टेंथ कर चुके हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन है टेंथ है सिर्फ, अगर आप टेंथ पास हो तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो और एक अच्छी पोस्ट है इसमें। इसमें आपको जो स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा वो 26,000 के अप्रॉक्स मिलेगा अगर दिल्ली में आप पोस्टेड होते हो तो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसका डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 22 मार्च से लेकर के 30 अप्रैल तक का इसका डेट है। ठीक है, लास्ट डेट कब है? 30 अप्रैल तक। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट से पहले ही अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ही सर्वर बिजी हो जाता है और अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आप ही को टेंशन होगा। तो अभी कुछ दिन के बाद मैं एक वीडियो ला दूंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन इसमें अप्लाई कर सकते हो। उस वीडियो को देख करके आप खुद से अपना फिल कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कैफ़े वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं 2-3 दिन में उसका वीडियो लेकर आपको अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पे। तो आप अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, लास्ट डेट है आपका वही 30 अप्रैल को। उसके बाद चालान डेट है, मतलब ऑनलाइन पेमेंट करने का डेट है, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कि आपको एक बार करेक्शन का विंडो भी दिया जाएगा। मान लीजिए आपका एप्लीकेशन में कुछ गलती हो गया, आपको सुधारना है, तो उसके लिए आपको 5 मई से लेकर के 9 मई तक फिर से ओपन कर सकते हैं और उसमें अपना करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा फीस फिर से। ठीक है, हर एक करेक्शन के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपया। तो इससे बेटर है कि आप गलती ना करो, एक बार में ही सही करो। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। एग्जामिनेशन जो इसका होगा टियर 1 का पहला एग्जामिनेशन जो होगा वो होगा आपको जुलाई में। अब ये दिया नहीं हुआ कि जुलाई में कब से होगा, तो जुलाई में कभी भी से हो सकता है आपको। तो आपको मानना है कि स्टार्टिंग जुलाई में आपका एग्जाम होगा। और उसके बाद उसका पेपर 2 होता है, एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे का पेपर होता है, तो वो बाद में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने बताया कि एक मल्टीटास्किंग होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होते हैं वो मिनिस्ट्री में काम करते हैं। जैसे कि मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ, तो मेरे ही ऑफिस में बहुत सारे एमटीएस काम करते हैं। उनका काम क्या होता है? फाइल्स को इधर उधर ले जाना, कुछ छोटे मोटे जो काम होते हैं इधर उधर फाइल को ट्रांसफ़र करना, और भी कुछ कुछ जो काम होते हैं मल्टीटास्किंग टाइप का काम करते हैं। ठीक है, और अच्छी जॉब होती है, ज़्यादा टेंशन एंड प्रेशर्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे कहीं से दूसरे ऑफिस से कुछ कागज़ आया तो उसको रिसीव करना, यहाँ से कुछ कागज़ दूसरे ऑफिस में जाना है तो उसको भेजना, डायरी मेंटेन करना, ये सब चीज़ें करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ्स काम करते हैं। और इनका जो सैलरी होता है स्टार्टिंग दिल्ली में, मैंने बताया कि 26,000 के आसपास अभी आपको सैलरी मिलेगी। और एक हवलदार नया पोस्ट डाला गया है इसमें एमटीएस के द्वारा ही, एसएससी के द्वारा ही। ये आपका वर्दी वाला पोस्ट है। ठीक है, इसमें आपको वर्दी मिलेगी और 2 डिपार्टमेंट में इसका पोस्टिंग होगा आपका। एक तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर काम करते हैं, तो वहीं पे आप काम करोगे। रेड वेड होगा तो आप साथ में जाओगे, और बाकी ऑफिस के भी आप काम करोगे। और एक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी आपको हवलदार का एक पोस्ट मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट में हवलदार होता है, उनका वर्दी होता है, कैप होता है, उसी तरह से आपको मिलेगा। और ठीक है, वर्दी वाली पोस्ट है, अच्छी रहेगी। अच्छा, इसमें जो वैकेंसी है कितना है, तो एमटीएस का जो वैकेंसी है वो अभी नहीं बताया गया, उसको बाद में बताया जाएगा इंटीमेटेड लेटर। लेकिन हवलदार का जो पोस्ट है 3603 पोस्ट बता दिया गया है। तो दोनों मिला के अच्छा खासा पोस्ट होगा, 6-7 हज़ार के आसपास पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अप्रॉक्स मान लो कि 3-4 हज़ार वैकेंसी आएगी ही। तो 3600 इधर और 4 हज़ार के आसपास, 7 हज़ार के 8 हज़ार के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं सीधा। इसमें है कि आप लोग अगर ओएच कैंडिडेट हैं, पीएच कैंडिडेट हैं, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उन लोग के लिए भी है। उसके बाद हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है कि एज लिमिट क्या है, एज लिमिट का क्या होना चाहिए। तो
1 जनवरी 2022 का जो एज है लिमिट होना चाहिए वो 18 से जो 25 के बीच अगर आपका है, अगर 18 साल से आप बड़े हो और 25 साल से छोटे हो, तब आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हो सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2 जनवरी 1997 और उसके बाद हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 97 से पहले का है, अगर 2 जनवरी 1997 का है, अगर आप जनरल में हो तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। और 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, इनकी 2 जनवरी 2004 का भी नहीं चलेगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये किसके लिए, एमटीएस के लिए और हवलदार इन सीबीएन। सीबीएन मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक के लिए 18 से 25 का एज है, ये जनरल कैटेगरी का एज है, ठीक है। लेकिन 18 से 27 भी इसमें है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे कि बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग, एमटीएस में भी बहुत सारे पोस्ट होंगे और हवलदार भी है एक सीबीएन में और सीबीआईसी में। तो अगर आप सीबीआईसी में हवलदार बनते हो तो 27 तक का भी अगर आपका एज रहेगा, यानी कि अगर 1995 2 जनवरी 1995 के बाद भी आप डेट ऑफ बर्थ है आप, तो इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और 2 जनवरी 1995 के बाद में भी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वही कंडीशन होगा कि आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे, कुछ पोस्ट के लिए आप नहीं एलिजिबल होगे, ठीक है। और अब इसके बाद है कि जैसे कि अगर ओबीसी हो, एसटी एससी हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ओबीसी को कितना साल मिलता है, 3 साल। तो अगर 25 साल का इसमें है एज लिमिट, ठीक है, 25 साल से अगर बड़ा कोई छोटा कोई भी है 18 से 25 के बीच में तो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ओबीसी हो तो आप अगर 28 के भी हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। एसटी एससी है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 5 साल तक का आपको छूट मिलेगा, यानी कि आप 30 साल तक का भी हो, एस टी एस सी हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि जो सर्टिफिकेट का डेट कब होना चाहिए, तो अगर आप एस टी, ओ बी सी या फिर कोई भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का आपको अवेल करना है, उसका क्लेम करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का, यानी कि 30 अप्रैल, उससे पहले आपका बना होना चाहिए, तभी आप ले सकते हो रिलैक्सेशन। नहीं तो आप रिलैक्सेशन नहीं लोगे तब नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यानी कि 30 अप्रैल से पहले आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप बनवा लो, अभी भी 1 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास टाइम है, तो आपका बन जाएगा, ठीक है। 30 अप्रैल से पहले बना रहेगा सर्टिफिकेट ओबीसी या फिर एस टी एस सी, तभी आप ले सकते हो रिलैक्सेशन, वरना नहीं मिलेगा। और दूसरा केस क्या है कि जैसे कि वहाँ पे अगर आप रिलैक्सेशन नहीं लेना चाहते हो, अभी सिर्फ ओबीसी से अप्लाई करना चाहते हो, तब आपका सर्टिफिकेट बाद का भी बना रहेगा, तो वो वैलिड माना जाता है, वहाँ पे ले लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। अब इसमें जो एग्जामिनेशन होगा, एक पहला पेपर होगा। पहला पेपर में क्या क्या आएगा, कितना मार्क्स का आएगा, तो पहला पेपर जो आएगा उसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स और जीके। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, आपको 0.25 नेगेटिव मार्क्स है, यानी कि 100 नंबर का क्वेश्चन है, 25 मार्क्स, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और अगर आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। प्लस साथ में उसके बाद जब पेपर 1 क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आपको पेपर 2 देना पड़ेगा। पेपर 2 में एसे और लेटर राइटिंग होता है, वो 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो टोटल जो मार्क्स हो गया 150 मार्क्स का। 100 नंबर का पहला पेपर होगा, दूसरा पेपर जो होगा डिस्क्रिप्टिव, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, हाथ से। हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हिंदी इंग्लिश के अलावा 8 और अदर लैंग्वेज होते हैं, उड़िया वगैरह होता है, उसमें भी आप लिख सकते हो। तो उसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ऐसे या लेटर रहेगा, आपको लिखना है, 45 मिनट का टाइम दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जैसे कि आप हवलदार के पोस्ट के लिए आपका निकल जाता है, तो उसके लिए आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, फिजिकल इफिशियंसी स्टैंडर्ड, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो उसके लिए बहुत इजी है। अगर आप मेल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉकिंग करना है 1600 मीटर का 15 मिनट में, यानी कि 1.6 किलोमीटर सिर्फ करना है 15 मिनट में। तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1.6 किलोमीटर तो आप 10 मिनट में भी आराम से कर लोगे, थोड़ा सा, ठीक है। और फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, तो और आराम से कर सकती है। इतना तेज़ी से तो हमारी मम्मी लोग भी 1 किलोमीटर 20 मिनट में तो 2-3 किलोमीटर चल लेगी, ठीक है। उसके बाद साइकिलिंग होगा, साइकिल भी चला कर दिखाया जाएगा। तो आपको अगर मेल है तो आपको 8 किलोमीटर चलाना है आधे घंटे में,
तो आराम से कर लोगे, और फीमेल हो तो 3 किलोमीटर 25 मिनट में। तो ये तो ईजी था। एक और चीज़ होगा कि आपको क्या है कि आपका ये देखा जाएगा, हाइट देखा जाएगा। हाइट क्या है, तो हाइट है अगर मेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर, 157.5 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्स अगर 5 फीट 3 इंच के आप हो, ठीक है, 5 फीट 3 इंच के, तो आप एलिजिबल हो। और गर्ल्स के लिए 152 सेंटीमीटर, 5 फीट के आसपास अगर आप हो, 4.9 फीट आता है अप्रॉक्स, तब भी आप एलिजिबल हो। और उसके बाद चेस्ट भी देखा जाता है कि चेस्ट जो है आपका जो 76 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए, और फुला करके आपको 81 सेंटीमीटर करना, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। और गर्ल्स के लिए वेट है, गर्ल्स के लिए चेस्ट नहीं है, वेट है 48 केजी का होना चाहिए, 48 केजी वेट गर्ल्स का कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिकल टेस्ट, जो कि इजी है, एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैंने बोला था, उसके बाद है STSC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, OBC का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो STSC अगर आप हैं तो आपका तो फॉर्मेट वही बनेगा, आप जाकर बनवाओगे अपने ब्लॉक से, आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हो वहाँ पे जो ब्लॉक है वहाँ से बनवाओगे तो आपको इसी फॉर्मेट में बनाया जाएगा, ठीक है। बस ये देखना कि जो इशूइंग अथॉरिटी है, जो वहाँ पे आपका बनाता है, जिसका साइन होता है, वो कौन कौन हो सकता है, DM हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल ADM होगा, कलेक्टर होगा, DC होना चाहिए, इन सब का होना चाहिए। यही सब करेंगे तभी वो वैलिड होगा। या फिर चीफ प्रेसिडेंट मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नोट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तो इनमें से किसी का भी साइन आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आता है। तो OBC में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि OBC 2 तरह का बनता है, एक स्टेट के लिए बनता है, एक सेंटर के लिए बनता है। तो याद रखना कि जो सेंटर के लिए बनेगा उसमें लिखा रहेगा सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे लिखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोस्ट के लिए, ठीक है। अगर स्टेट लिखा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा रहेगा, तो समझो वो स्टेट वाला OBC है, तो वो वाला वैलिड नहीं होगा। उसमें जरूर ऊपर में लिखा होना चाहिए भारत सरकार के पदों की नियुक्ति के लिए, अगर हिंदी में है तो भारत सरकार के पदों की नियुक्ति के लिए, इंग्लिश में है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द पोस्ट ऑफ फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तभी आपका ये सही होगा। और इसका फॉर्मेट यही होना चाहिए। बस ये वाला जो यहाँ पे रिजोल्यूशन है वो होना चाहिए, ये याद रखना कि ये आपका मेंशन होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग इतना इतना डेटेड, ये SCT, ये वाला होना चाहिए मेंशन। और जो इशूइंग अथॉरिटी हो वो या तो DM हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो सकता है, या फिर DC हो सकता है, डिप्टी कमिश्नर, इनका मुहर, इनका साइन होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वैलिड होगा। अगर आप CO से बनवा लोगे तो नहीं होगा, तो आपको इनके इशूइंग अथॉरिटी यही होना चाहिए। और किसी भी टाइप का फॉर्मेट होगा, थोड़ा सबका अलग अलग होता है, किसी का कलरफुल होता है, किसी का ब्लैक एंड वाइट होता है, आजकल तो ऑनलाइन हो गया। तो बस ऊपर में याद रखना कि ये होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पदों के लिए नियुक्ति के लिए, और दूसरा ये वाला क्लॉज जरूर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ये भी होना चाहिए कि वो डज नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, ठीक है। बस अगर इतना है और साइन है डिप्टी कमिश्नर वगैरह का तो आपका सही है। और ये ओरिजिनल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे फिर से वेरिफिकेशन होता है, फिर से अच्छे से वेरिफिकेशन होता है यहाँ पे डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन करोगे तो आपका, ठीक। अब उसके बाद है कि इसका जो वैकेंसी निकला है, आप देख सकते हो कि वैकेंसी कितना कितना निकला है। तो वैकेंसी जो इसमें है हवलदार CBIC और CBN का 3603 वैकेंसी, वो सारे अलग अलग जगह में, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग निकला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेंगलोर, भोपाल, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद। तो आपका बहुत अच्छा चांसेस है कि आप जिस सिटी में हो उसी सिटी के आसपास आपको होम स्टेट में भी आपको अपना पोस्टिंग मिल सकता है। जैसे मैं रांची का हूँ तो देखो मेरा रांची में भी 89 पोस्ट है, जनरल के लिए 29, OBC के लिए, SC के लिए टोटल पोस्ट 192 है। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों का यहाँ। तो सारे स्टेट में अलग अलग में वैकेंसी है और सबका अलग अलग कट ऑफ इसमें निकलता है। और अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है इससे रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए इससे रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मैं वीडियो लाने का ट्राई करूँगा, ठीक है।